इन करो फरवरी 2026 का समय है। दुनिया के जो सबसे अमीर देश हैं वो अपने पर्यावरण वाले वादों से धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। हाँ, क्लाइमेट पॉलिसी रोल बैक एग्जैक्टली। हाँ, रोल बैक कर रहे हैं। और उसी वक्त 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला हमारा विकासशील देश खामोशी से एक ऐसा विशाल क्लाइमेट माइलस्टोन पार कर लेता है जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। बिल्कुल, और ये कोई छोटी बात नहीं है। सही में। तो आज के इस खास डीप डाइव में सभी यूपीएससी उम्मीदवारों का स्वागत है। आज हम कोई आम टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम जीएस पेपर 3 के उस हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे तौर पर भारत के सर्वाइवल से जुड़ा है। यानी हम बात करें भारत के अपडेटेड एनडीसी 3.0 की, राइट? एग्जैक्टली। नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। और देखिए, इसे ऐसे समझिए ना जैसे पेरिस एग्रीमेंट का कोई ग्लोबल क्लाइमेट एग्जाम चल रहा हो। अरे वाह, ये एनालॉजी बढ़िया है, एग्जाम वाला एंगल। हाँ, तो उस एग्जाम के लिए ये एनडीसी 3.0 भारत का अपना कह सकते हैं स्टडी टाइम टेबल है। और आज हम इस टाइम टेबल के हर एक पैच को खोलेंगे। और ये खोलना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम इसके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को देखें ना, तो 2021 का जो ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ था, जिसे हम शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं। हाँ जीएसटी, तो उसके आंकड़े तो सच में डराने वाले थे। मतलब दुनिया उस 1.5 डिग्री सेल्सियस वाले टारगेट से ना मीलों पीछे छूट गई है। बहुत ज्यादा पीछे। और इसी निराशाजनक माहौल में दिसंबर 2025 तक आते आते करीब 128 देशों ने अपने क्लाइमेट टारगेट्स जमा किए। अच्छा। हाँ, और आपको पता है G20 देशों में भारत और अर्जेंटीना सबसे आखिर में थे जिन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना था। मतलब पूरी दुनिया की नजरें हम पर ही टिकी थीं कि भारत क्या करेगा। बिल्कुल, क्योंकि कूटनीतिक दबाव बहुत था। सब यही सोच रहे थे कि भाई एक ऐसा देश जहां आज भी लाखों लोग ऊर्जा की कमी से जूझ रहे हैं, मतलब एनर्जी पॉवर्टी है अभी भी। हाँ, तो क्या वो देश अपनी क्लाइमेट कमिटमेंट का बोझ बढ़ाएगा? और फिर कैबिनेट ने 2031 से 35 तक के लिए ये एनडीसी 3.0 अप्रूव कर दिया। और ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, राइट? ये तो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाने का एक मास्टर क्लास है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, मास्टर क्लास। तो चलिए फिर इस टाइम टेबल के पन्ने पलटते हैं। सबसे पहले ऊर्जा के सोर्सेज को ही देख लेते हैं जो नए टारगेट्स रखे गए हैं और जो हमारी अभी की स्थिति है, मतलब एनडीसी 1 और 2 के मुकाबले। उसका अंतर तो सच में माइंड ब्लोइंग है ना? देखिए, एनडीसी 3.0 का जो ऑफिशियल टारगेट है वो कहता है कि 2035 तक भारत की 60% बिजली क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से आएगी। यानी नॉन फॉसिल फ्यूल से, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास और न्यूक्लियर। बिल्कुल, लेकिन कैच यहाँ है। फरवरी 2026 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हम पहले ही 52.57% का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है। और मजे की बात यह है कि एमिशन इंटेंसिटी यानी उत्सर्जन तीव्रता के मोर्चे पर भी हम यही कहानी दोहरा रहे हैं। वो कैसे? थोड़ा डेटा बताइए। देखिए, नया टारगेट है कि 2005 के लेवल के मुकाबले 2035 तक जीडीपी की एमिशन इंटेंसिटी में 47% की कमी लानी है। 47%? ओके। हाँ, लेकिन असलियत ये है कि 2020 तक ही हम 36% की कमी दर्ज कर चुके थे। वेट, सच में 2020 में ही? बिल्कुल। हाँ। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 2030 वाला जो 45% का पुराना टारगेट था, उसे हासिल करना अब बस एक फॉर्मेलिटी रह गया है। अरे वाह! और कार्बन सिंक का क्या स्टेटस है? वहां भी हमने झंडे गाड़े हैं। नया लक्ष्य है 2035 तक 3.5 से 4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर एक्स्ट्रा कार्बन सिंक बनाना, मतलब ज्यादा पेड़ लगाना। और हमने अब तक कितना अचीव किया है? 2025 तक ही हमने 2.29 बिलियन टन का आंकड़ा छू लिया है। तो ये सारे नंबर सुनकर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही तीखा सवाल आ रहा है। बताइए, क्या सवाल है? मतलब अगर हम अपने 2030 के टारगेट्स को 2026 में ही इतनी आसानी से कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एग्जाम का पेपर ही बहुत आसान सेट किया था? ये एक बहुत ही कॉमन क्रिटिसिज्म है। मतलब क्या जानबूझकर ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स रखे गए जिन्हें पार करना कोई बड़ी बात ना हो? या फिर क्या सच में हमारी पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पर किसी रॉकेट की स्पीड से काम कर रही हैं? देखिए, ऊपर ऊपर से देखने पर ना ये आसान लक्ष्य वाली थ्योरी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन भारत जैसी विशाल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में ये लॉजिक बिल्कुल नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि भारत का स्केल बहुत बड़ा है। हमारे सिस्टम में सिर्फ 1% का बदलाव करने के लिए भी ना बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट और भारी एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल चाहिए होता है। मतलब 1% शिफ्ट भी कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ हमें ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को समझना होगा। आज यूरोप और वेस्टर्न दुनिया में क्या हो रहा है?
वही क्लाइमेट पॉलिसी से पीछे हट रहे हैं वो लोग। एग्जैक्टली ऐसे टाइम पर एक विकासशील देश का अपने टारगेट्स को लगातार बढ़ाना कूटनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो ये सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं है? एकदम नहीं। ये 2070 के नेट जीरो और विकसित भारत 2047 के विजन की तरफ एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक कदम है। समझ गया। मतलब ये ग्लोबल स्टेज पर एक नया डिप्लोमेटिक नैरेटिव सेट कर रहा है। लेकिन यार एक प्रैक्टिकल बात सोचिए। हाँ बताइए। एक डेवलपिंग नेशन जहां हर दिन ऊर्जा की मांग आसमान छू रही है, वो अपनी इकोनॉमी को धीमा किए बिना इन सारे टारगेट्स को कैसे अचीव करेगा? तैयारी कैसे? मतलब क्या शादी में सिर्फ एक इंसान सारा काम कर सकता है? नहीं ना। बिल्कुल नहीं, पूरी फैमिली लगती है, बुआ मामा चाचा सब। एग्जैक्टली। तो बस यही सरकार भी कर रही है। ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ पर्यावरण मंत्रालय सारा बोझ उठा ले, इसलिए सरकार ने काम बांट दिया है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन या पीएम सूर्य घर योजना। हाँ, वो तो बड़े लेवल के मैक्रो प्रोजेक्ट्स हो गए। लेकिन मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के जरिए तो आम नागरिक की डेली रूटीन को भी इस महायज्ञ में जोड़ दिया गया है। अरे हाँ, एक पेड़ माँ के नाम वाला कैंपेन भी तो इसी का हिस्सा है। बिल्कुल सही। और इस पूरे स्ट्रैटेजी के कोर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है CBDRC। मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। एकदम परफेक्ट। ये प्रिंसिपल इक्विटी या समानता पर बेस्ड है। ये कहता है कि जिसने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा कार्बन फैलाया है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने की ज्यादा जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए। यानी डेवलप्ड नेशंस की। हाँ, और भारत इसी इक्विटी को अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी लागू कर रहा है। इसे सिर्फ एक दो मिनिस्ट्रीज तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरी तरह डिसेंट्रलाइज कर दिया है। एक सेकंड, ये डिसेंट्रलाइजेशन सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड पर कैसे काम करता है? क्या मतलब? मेरा मतलब है इंटरनेशनल लेवल पर हम CDRI या CCUS जैसे भारी भरकम शब्द तो उछाल देते हैं, पर इनका जमीन पर क्या असर हो रहा है? अच्छा सवाल है। तो चलिए CDRI यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ बताइए। इसका काम सिर्फ पेपर पर पॉलिसी बनाना नहीं है। इसका मेन काम ये देखना है कि कल को जब कोई विकासशील देश एक नया पुल या पावर ग्रिड बनाए, तो वो अगले साइक्लोन में ताश के पत्तों की तरह ढह ना जाए। ओहो, मतलब क्लाइमेट प्रूफिंग करना। एग्जैक्टली। ये सीधा सीधा अरबों डॉलर के नुकसान को रोकने का तरीका है। और CCUS तकनीक का क्या? कार्बन कैप्चर वाला? वो तो उन इंडस्ट्रीज के लिए एक लाइफलाइन है जिन्हें हम रातों रात ग्रीन नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचिए, क्या एक बड़े स्टील प्लांट की छत पर सोलर पैनल लगाकर स्टील पिघलाया जा सकता है? अरे नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इतनी हीट कहाँ से आएगी? बिल्कुल। तो वहाँ CCUS तकनीक काम आती है। वो प्लांट की चिमनी से निकलने वाले कार्बन को सीधे सोख लेती है और इसे जमीन के बहुत नीचे दफन कर देती है। या फिर किसी और इंडस्ट्रियल काम में रिसाइकिल कर लेती है। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह जल जीवन मिशन या सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी जमीनी योजनाओं को भी क्लाइमेट अडेप्टेशन से जोड़ दिया गया है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये सिस्टम पेपर पे एकदम बुलेट प्रूफ है, लेकिन क्या? UPSC मेंस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो सिर्फ तारीफ करने से तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना। हमें इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा। बिल्कुल, चुनौतियां तो हैं ही। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक है वो है कैपेसिटी वर्सेस जनरेशन गैप। स्थापित क्षमता बनाम वास्तविक उत्पादन का अंतर, ये सच में एक बड़ी पहेली है। मतलब डेटा देखिए, 52% हमारी कैपेसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से है, लेकिन देश की कुल पैदा होने वाली बिजली में इनका असली योगदान कितना है? मुश्किल से 25%। एग्जैक्टली, सिर्फ 25%। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अब आप एक सीन इमेजिन कीजिए, देश में हजारों एकड़ के सोलर पार्क लगे हैं, लेकिन रात के 8 बजे जब सब लोग घर पे AC, TV चला रहे हैं, बिजली की डिमांड एकदम पीक पर है, तब सूरज तो ढल चुका है। सही बात है। तो वो करोड़ों रुपए के सोलर पैनल्स उस वक्त ग्रिड को एक सिंगल यूनिट बिजली नहीं दे रहे हैं। और ये सीन भारत के एनर्जी ट्रांजिशन की सबसे दुखती रग है। इसे हम इंटरमिटेंसी या अनिरंतरता कहते हैं। मतलब सोलर और विंड हमेशा अवेलेबल नहीं होते। हाँ, जब तक हमारे पास बहुत बड़े लेवल पर और सस्ते बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स नहीं आ जाते, हमें ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए एक तगड़े बैकअप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और आज की डेट में वो बैकअप सिर्फ एक ही चीज है, कोयला। दुर्भाग्य से हाँ। इसीलिए स्वच्छ ऊर्जा की क्षमता बढ़ने के बावजूद देश की करीब 75% बिजली आज भी थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला जलाकर ही बन रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो लोग कहते हैं कल ही सारे कोल प्लांट्स बंद कर दो,
वो तो एक तरह से सुसाइडल बात कर रहे हैं। बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और विनाशकारी सोच है वो। बिल्कुल। अगर हम झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा जैसे राज्यों में रातों रात खदानें बंद कर दें, तो वहाँ की लोकल इकोनॉमी तो पूरी तरह तबाह हो जाएगी। लाखों मजदूर बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, और जो छोटे बाजार उन पे टिके हैं वो भी खत्म। मतलब पर्यावरण को बचाने के चक्कर में हम पूरे के पूरे राज्यों को गरीबी में धकेल रहे होंगे। ये तो कोई हल नहीं हुआ। एग्जैक्टली और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए पॉलिसी मेकर्स ने एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट निकाला है, जस्ट ट्रांजिशन या न्याय संगत संक्रमण। जस्ट ट्रांजिशन, ये टर्म यूपीएससी आंसर राइटिंग के लिए बहुत कीमती है। बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई देश फॉसिल फ्यूल से दूर जाता है तो उस बदलाव की सबसे बड़ी कीमत वहां के गरीब और हाशिए पे खड़े लोगों को नहीं चुकानी चाहिए। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसके लिए जरूरत है एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी नेट की, जिसे जस्ट ट्रांजिशन फंड का नाम दिया गया है। अच्छा, तो ये फंड करेगा क्या? सिर्फ मुआवजा बांटेगा? नहीं, सिर्फ पैसे बांटना सोल्यूशन नहीं है। इस फंड का मेन काम है उन लाखों खदान मजदूरों की रीस्किलिंग करना, उन्हें नए काम सिखाना। और वहां नए ग्रीन इंडस्ट्रीज लगाना ताकि जॉब्स क्रिएट हों। बिल्कुल, ताकि उनकी आजीविका का एक सस्टेनेबल सोर्स बन सके। लेकिन एक सेकंड, ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और जमीन? ये तो दो बहुत बड़े दानव हैं जो हमारा रास्ता रोके खड़े हैं। सच में, हमें हर साल करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और 4 बिलियन टन कार्बन सिंक बनाने के लिए जो हजारों हेक्टेयर जमीन चाहिए, वो अलग। हमारे जैसे घनी आबादी वाले देश में जमीन कहाँ से लाएंगे? और जमीन कोई रबर तो है नहीं जिसे खींचकर बड़ा कर ले। एग्जैक्टली। एक तरफ खेती के लिए जमीन चाहिए, किसानों को अनाज उगाना है। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज को जमीन चाहिए। और अब आप कह रहे हो कि उसी जमीन पर विशाल सोलर पार्क भी लगाने हैं और जंगल भी उगाने हैं। मतलब ये तो एक जीरो सम गेम हो गया ना? बिल्कुल, और इस जीरो सम गेम से बाहर निकलने के लिए ना पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, और यहीं पर कुछ कमाल के इनोवेटिव सॉल्यूशंस सामने आते हैं। सॉल्यूशंस जैसे कि? ऐसे फाइनेंस की प्रॉब्लम के लिए कॉन्सेप्ट है ब्लेंडेड फाइनेंस या मिश्रित वित्त। ब्लेंडेड फाइनेंस, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई सरकार या कोई बड़ा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन किसी रिस्की स्टार्टअप लोन के लिए गारंटर बन जाए। अच्छा, गारंटर। हाँ, तो जब कोई मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक किसी ग्रीन प्रोजेक्ट में अपना सस्ता पैसा या कंसेशनल कैपिटल लगाता है, तो वो उस प्रोजेक्ट का रिस्क कम कर देता है। तो इससे प्राइवेट बैंक्स को भी उस प्रोजेक्ट में लोन देने का कॉन्फिडेंस मिलता है। एग्जैक्टली, ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। चलो, पैसा तो अरेंज हो गया, लेकिन जमीन की कमी का क्या करेंगे? उसके लिए टेक्निकल इंजीनियरिंग काम आएगी, रीपर्पसिंग लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पुराने बुनियादी ढांचे का दोबारा इस्तेमाल। हाँ, मतलब पुरानी बिल्डिंग्स या खदानों का। एग्जैक्टली, खदानें जो कोयला खदानें अपना लाइफ साइकिल पूरा कर चुकी हैं, उन्हें बंजर छोड़ने के बजाय हम वहां पंप हाइड्रो स्टोरेज यानी पीएचएस प्लांट्स बना सकते हैं। ओह वाओ, ये तो बहुत ही स्मार्ट है ना? इससे जमीन अधिग्रहण की तो कोई झंझट ही नहीं रही। और जो कैपेसिटी वर्सेस जनरेशन वाला गैप था, वो भी इससे सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज से हमें 24 घंटे यानी राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी मिल सकती है। मतलब ये लैंड और स्टोरेज दोनों प्रॉब्लम्स का एक सिंगल सॉल्यूशन है। बहुत बढ़िया। और भूमि संकट का एक और गजब का सॉल्यूशन है एग्री वोल्टाइक तकनीक। एग्री वोल्टाइक, ये मैंने पढ़ा है। ये तो लिटरली एक तीर से दो नहीं, कई शिकार करने वाली बात हो गई। हाँ, आप ही बताइए इसके बारे में, स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो इसमें होता क्या है कि खेतों के ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर हम सोलर पैनल लगा देते हैं और नीचे जमीन पर किसान अपनी नॉर्मल फसल उगाता रहता है। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये कि उसी 1 एकड़ जमीन से किसान को फसल बेचकर भी पैसा मिल रहा है और ऊपर जो सोलर पैनल से बिजली बन रही है उससे भी रेवेन्यू आ रहा है। डबल इनकम। और एक और हिडन बेनिफिट है इसका। हाँ, पानी वाला। उन पैनल्स की छांव की वजह से खेत की मिट्टी से पानी का इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण बहुत कम हो जाता है। एग्जैक्टली। तो जो हमारे गिरते भूजल स्तर की प्रॉब्लम है, उसमें भी राहत मिलती है। मतलब सोचिए, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी, तीनों चीजें एक साथ सॉल्व हो रही हैं। और इन सभी इनोवेशंस को ना एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म देने के लिए हमारी डोमेस्टिक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम या CCTS एक कैटलिस्ट का काम कर रही है। कार्बन मार्केट्स, ये तो अभी काफी न्यूज में भी है। हाँ, ये स्कीम मार्केट फोर्सेस का यूज करके इंडस्ट्रीज को मजबूर करती है कि वो अपना एमिशन कम करें। मतलब अगर कोई फैक्ट्री अपनी तय लिमिट से ज्यादा प्रदूषण करती है तो उसे मार्केट से कार्बन क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे, जो कि एक तरह का फाइनेंशियल पेनल्टी या दंड है।
और जो अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं, वो अपने बचाए हुए क्रेडिट्स मार्केट में बेचकर बढ़िया मुनाफा कमा सकती हैं। अरे वाह! मतलब हार्ड टू अवेट सेक्टर्स जैसे सीमेंट और स्टील, उनको महंगी सीसीयूएस टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए एक बहुत सॉलिड फाइनेंशियल रीजन मिल गया। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस के धागों को एक साथ पिरोएं तो क्या पिक्चर बनती है? पिक्चर ये बनती है कि एनडीसी 3.0 का ये टाइम टेबल सिर्फ हवाई आंकड़े नहीं है। एकदम सही। 52% कैपेसिटी और 25% जनरेशन की पहेली को सुलझाना, कोयले से धीरे धीरे दूरी बनाते हुए जस्ट ट्रांजिशन का सेफ्टी नेट बुनना। और एग्रीवोल्टेक या ब्लेंडेड फाइनेंस जैसे इनोवेशंस के सहारे आगे बढ़ना। ये सब कुछ भारत की एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी का बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन हाँ, इस स्ट्रैटेजी की असली कामयाबी इस बात पर डिपेंड करेगी कि हम इसे जमीन पर कितनी फुर्ती से उतार पाते हैं। तो भी एक तरफ विकास की बढ़ती भूख है और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज का टिक टिक करता टाइम बॉम्ब। इनके बीच बैलेंस बनाना आने वाले दशकों का सबसे टफ एग्जाम होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है। खैर दोस्तों, इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं आपको एक ऐसा थॉट देना चाहता हूं जो इस पूरे डिस्कशन से थोड़ा आगे की बात करता है। जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की तरफ इशारा करता है, राइट? एग्जैक्टली। देखिए, हमने अपनी डोमेस्टिक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम तो बना ली, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स का गेम बहुत तेजी से बदल रहा है। खासकर वेस्टर्न कंट्रीज पर रवैया। हाँ, जो पश्चिमी देश खुद अपने क्लाइमेट वादों से पीछे हट रहे हैं, अगर कल को वो पूरी दुनिया पर कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसी कोई चीज थोप देते हैं तो क्या होगा? ये बहुत ही सीरियस खतरा है। क्या ये एनवायरनमेंट के नाम पर एक नया ग्लोबल ट्रेड वॉर नहीं होगा? हमें सोचना होगा कि क्या हमारे डेवलपिंग देशों के एक्सपोर्ट वाले उद्योग इस नए जियोपॉलिटिकल हथियार का सामना कर पाएंगे? शुरुआत होगी। ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो जो भी उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा या किसी भी हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको नीतियों के पीछे छुपे इन आर्थिक, सामाजिक और जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को समझना ही होगा। एग्जैक्टली। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एनालिटिकल लेंस ऐसा ही शार्प बना रहे और आप ऐसे क्रिटिकल डिस्कशंस मिस ना करें, तो इस मंच से जुड़े रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। हाँ, तो तुरंत इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक साधारण आंसर और एक टॉपर के एनालिसिस के बीच का जो गैप है ना, वो ऐसी ही गहरी समझ से भरता है। अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे और हमारे साथ सीखते रहें। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जबरदस्त एनालिसिस के साथ।